गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी। उसमें अपन ने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री स्टार्ट की थी। ठीक है, हिस्ट्री के बाद अपन ने जो साइंटिस्ट थे हिस्ट्री में उनके जो स्पेशल वर्क्स थे वो स्टार्ट कर दिए थे। स्पेशली अपन ने फर्स्ट लिया था एंटन वॉन ल्यूवेनहोक के वर्क्स, वो कंप्लीट हो चुके थे। उससे नेक्स्ट आज अपन लेंगे जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को। तो आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो है स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, यानी स्वतः जनन। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था कि आदिकाल में जो पादरी हुआ करते थे, जो दार्शनिक हुआ करते थे, उनके विचारों को मान्यता के रूप में सर्वाधिक माना जाता था। यानी जो दार्शनिक थे या जो पादरी थे चर्च में रहने वाले, जो चर्च में रहते थे, उनकी जो विचार थे उनकी मान्यताओं को अधिक, यानी उनको अधिक विचारों को अधिक मान्यता दी जाती थी। आपने नाम सुना होगा अरस्तु का। अरस्तु का अपन ने नाम सभी ने सुना है। इन्होंने सन 384 BC में यह बताया था कि समस्त जीव सोयल से ही उत्पन्न होते हैं। अब देख लो, इतने करोड़ों साल पहले, इतने करोड़ों सेंचुरी पहले, बिलियन सेंचुरी, बीसी का मतलब बिलियन सेंचुरी, इन्होंने ये कह दिया कि जो जीव होते हैं सारे के सारे ही वो सोयल से ही उत्पन्न होते हैं, जो अपन जानते हैं कि बहुत गलत बात है। ऐसा ही जिक्र मिला है पवित्र बाइबल में। जो बाइबल है उसमें भी ये जिक्र मिला है कि जो मधु है, मधु लड़की नहीं, मधु का मतलब है हनी से, हनी मतलब शहद, ठीक है, जो शहद है उसी से मधुमक्खियां उत्पन्न होती है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो शहद होता है उसी से मधुमक्खियां उत्पन्न होती है, लेकिन ये चीज भी गलत है। यानी अपन पढ़ रहे हैं स्वतः जनन, खुद ही उत्पन्न होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है साइंस के नजरिए से। तो आपने एक नाम सुना होगा फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी नामक वैज्ञानिक ने सन 1965 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि जो स्वतः जनन है ये गलत है। यानी जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने सन 1665 में अनेकों एक्सपेरिमेंट करके ये बताया, या इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जनन का जो सिद्धांत था उसको नकारा, और इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध करके बताया कि अगर किसी मीट युक्त बर्तन को, किसी मांस रखे हुए बर्तन को अगर अपन किसी जाली से ढक दें
कोई बारीक महीन जाली से ढक दें तो उसमें किसी भी प्रकार के मेगट से मतलब है लार्वा से, किससे मतलब है? लार्वा से। मेगट उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक बर्तन लिया, उसमें मांस रखा, मांस का एक टुकड़ा रख दिया और उसको ऊपर से महीन जाली से पैक कर दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी प्रकार के लार्वा या मेगट उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मीट युक्त बर्तन है, इसकी जो मीट है इसमें जो इसकी स्मेल है, गंध है, उसके कारण इस पर मक्खियाँ आकर बैठती है और वो अपने लार्वा इस पे या अपने एग्स इसमें छोड़ती है, इसीलिए इसमें लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आया? यानी कि उन्होंने ऐसा कहा कि अगर इस मीट युक्त बर्तन को अपन खुला छोड़ेंगे तो जो ये मक्खियाँ हैं ये आके उसकी गंध को, उस मीट की गंध को सूंघ के, स्मेल को सूंघ के उस पर आके बैठेगी और अपने जो एग्स हैं, अंडे हैं, उस पर दे के चली जाएगी और कुछ समय बाद उन एग से लार्वा उत्पन्न हो जाएंगे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारा था। ये सिद्धांत गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो ये तो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वर्क्स थ्योरी ऑफ या जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन एंड डिजीज। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ध्यान देना, मेगट का मतलब था लार्वा से, लार्वा अपन जानते हैं पहले से। नेक्स्ट अपन जो थ्योरी ले रहे हैं वो है रोगों एवं किण्वन का जीवाणु मत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन एंड डिजीज। इसका नाम भी आपने सुना होगा पहले। जीवाणु को अपन क्या बोल रहे थे? इंट्रोडक्शन में पढ़ा था अपने माइक्रोबायोलॉजी के, जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, बात एक ही है। तो जो जर्म थ्योरी दी थी उसको देने का श्रेय जाता है लुईस पास्टर 1822। लुईस पास्चर ने सन 1822 ईस्वी में ये मत दिया था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के डोल नामक कस्बे में। यानी लुईस पास्चर फ्रांस के डोल नामक कस्बे में रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था फ्रांस के डोल नामक कस्बे में। इन्होंने यानी कि लुईस पास्चर ने मदिरा एवं बियर के खट्टे होने का कारण, क्या क्या, एक तो बियर है और एक मदिरा है, ठीक है, इनके खट्टे होने का कारण इनमें उपस्थित कुछ जर्म्स को बताया जो इनमें अनावश्यक रूप से उपस्थित होकर इसे खट्टा बनाकर खराब कर देते हैं। ये जर्म्स अदृश्य होते हैं। कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं। यानी कि लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि ये जो बियर और जो मदिरा होती है ये कुछ बनाने के कुछ टाइम बाद खट्टी होकर खराब हो जाती है। जो इनमें उपस्थित जर्म्स या जो जीवाणु हैं उनके कारण ऐसा होता है। ये जो जीवाणु है, ये जो जर्म है, ये अदृश्य होते हैं क्योंकि अपन को पहले से पता है कि अपनी आंखें हैं वो 0.1 mm या इससे कम व्यास की माइक्रोब्स को देख नहीं सकती, तो अदृश्य अपने आप हो गई।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जर्म्स अदृश्य होते हैं जो अनावश्यक रूप से बियर एवं मदिरा में उपस्थित होकर उसे खट्टा बनाकर उसे तुरंत खराब कर देते हैं। तो लुईस पाश्चर ने ये सिद्ध कर दिया कि जो ये जो जर्म नाम यूज में ले रहे हैं उससे मतलब था बैक्टीरिया से। जो लुईस पाश्चर ये जर्म नाम बार बार यूज में ले रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो जर्म से मतलब था उनका कि बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं, तो ये अपन को पहले से पता है। ठीक है, आगे से ध्यान से सुनना, यहाँ तक क्लियर है। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, जिनकी हेल्प से ये दोनों बनाई जाती है मदिरा और बियर, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया जीवाणु भी भाग लेंगे तभी बनेगी, लेकिन अगर अनावश्यक रूप से ज़्यादा ही उपस्थित रहेंगे तो खराब होगी। ठीक है, तो लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन में जर्म के रिएक्शंस में भाग लेने के कारण, यानी कि जो फर्मेंटेशन की रिएक्शन है, जो किण्वन की रिएक्शन है, उसमें जर्म्स के रिएक्शंस में भाग लेने के कारण फर्मेंटेशन के लिए जर्म थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो लिखा है ना अपन यहाँ पे जर्म थ्योरी, जीवाणु मत, ये थ्योरी प्रस्तुत की थी, क्योंकि जो जर्म है वो फर्मेंटेशन की रिएक्शन में भाग लेते हैं, इसीलिए उन्होंने जर्म थ्योरी प्रस्तुत की थी। उन्होंने ये बताया अपने प्रयोगों में कि अगर बियर एवं मदिरा को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उनको अपन वायुरोधी कर दें, एयर पैक्ड, वायुरोधी, एयर पैक्ड, यानी बियर या मदिरा को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और उसको तुरंत ही वायुरोधी किसी अच्छे से कवर से कवर करके रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो बियर और जो मदिरा है ये खराब नहीं होगी जल्दी। तो उन्होंने, लुईस पाश्चर ने बियर और मदिरा को इस टेम्परेचर पर गर्म करके एयर पैक्ड करने की विधि का विकास किया और इस विधि को पाश्चुराइजेशन के नाम से जाना गया। पाश्चुराइजेशन क्या नाम से जाना गया? पाश्चुराइजेशन। इस पाश्चुराइजेशन के कारण ही ये प्रोसेस पाश्चुराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, इस पाश्चुराइजेशन के कारण ही जो बियर और जो मदिरा है उनको खराब होने से अपन बचा सकते हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मान लो कि एक बर्तन है, उसमें अपन ने बियर या मदिरा डाल रखी है और उसको इतने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है अनावश्यक रूप से उपस्थित वो मर जाएंगे, और अपन ने उसी टाइम उसको बाहर से सील पैक कर दिया तो बाहर से कोई बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो अपने आप ही वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। इसी विधि को उन्होंने क्या नाम दिया? पाश्चुराइजेशन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये जो डिजीज है, ये जो अनेक बैक्टीरिया हैं वो अनेकों डिजीज उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यानी जो ये बैक्टीरिया हैं ये अनेकों डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो ये था जर्म थ्योरी लुईस पाश्चर की, जिसमें अपन ने देखा कि पाश्चुराइजेशन की विधि का उन्होंने विकास कैसे किया और बियर और मदिरा को खट्टा होने से, खराब होने से उनको कैसे बचाया। तो ये एक तरह से लुईस पाश्चर के कार्य भी हो गए और उनकी जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन भी हो गई। क्लियर है? ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन आपको समझना इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट अपन लेते हैं वर्क्स ऑफ लुईस पाश्चर एंड जॉन टिंडल। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर भी वर्क किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो देखेंगे अपन। ये सभी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, वही रिपीट हो रही है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वर्क्स ऑफ लुईस
पास्टर एंड जॉन टिंडल। वर्क्स ऑफ लुईस पास्चर, यानी लुईस पास्चर का अपन ने पढ़ लिया है, और जॉन टिंडल, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या वर्क किया था उनकी स्टडी करेंगे। तो जो लुईस पास्चर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो प्रथम नंबर का एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था, बियर और मदिरा वाला तो अलग का है, वो कहानी अलग है उनकी, वो अलग एक्सपेरिमेंट था। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, उसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में इन्होंने फर्मेंटेड मीट का सूप, क्या लिया, एक फ्लास्क है, इसमें क्या ऐड किया, फर्मेंटेड मीट सूप। सूप बोलते हैं लिक्विड में, जैसे चाय होती है अपनी वैसे। तो फर्मेंटेटेड मीट सूप को एक फ्लास्क में इन्होंने डाला और उसका मुंह इन्होंने, फर्मेंटेटेड का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, पहले से उसमें नष्ट किए हुए सारे उबाल कर, तो वो कहलाएगा अपना फर्मेंटेटेड मांस का सूप। इसको उन्होंने एक फ्लास्क में डाला और उस फ्लास्क का मुंह खुला छोड़ दिया। तो लुईस पास्चर ने देखा कि उसके अंदर कुछ टाइम बाद बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, यानी कि उसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगे। ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्लास्क में फर्मेंटेड मीट सूप लिया, लेकिन उसको वायुरोधी बनाकर या सील पैक कर दिया। तो उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस नहीं पाया गया। ऐसे ही उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी फर्मेंटेड मीट सूप लिया, लेकिन उसकी फ्लास्क के मुंह को बंद ही नहीं किया, लेकिन उसको कंटिन्यू नीचे से गर्म करते रहे, वो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते रहे, मुंह बंद नहीं किया लेकिन गर्म करते रहे। तो उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं ग्रो किया या एंटर किया। तो ये एक्सपेरिमेंट थे 3 जो लुईस पास्चर ने किए थे, जो स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारते हैं बिल्कुल। स्वतः जनन का सिद्धांत क्या था कि जीव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं निर्जीव वस्तुओं से, यही था, या सोइल से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, यही था। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनसे अपन को ये पता चलता है कि जीव स्वतः ही उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे फ्रांसिस रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि मीट पर की सुगंध से ही, गंध से ही मक्खियाँ की उस पर बैठेगी, अपने अंडे देगी और अंडे से लार्वा अपने आप उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मीट सूप के ऊपर खुला छोड़ेंगे तो अपने आप उसमें बैक्टीरिया आएंगे और उनकी संख्या बैक्टीरिया की बढ़ेगी और वो सूप खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बंद करके रखेंगे तो बाहर से कोई इसमें बैक्टीरिया आएगा नहीं, तो सूप खराब होगा ही नहीं, जीव उत्पन्न होगा ही नहीं। तो ये थे लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट। सेकंड पे इसमें बात करते हैं अपन जॉन टिंडल की। जॉन टिंडल ने भी अनेकों एक्सपेरिमेंट करके स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारा, और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर इन बैक्टीरिया के एग्स को, बीजाणुओं को, बीजाणु या इनको बोल सकते हैं अपन एग्स, जो बैक्टीरिया की जो बीजाणु है, जो स्पोर्स है, या अपन बोल सकते हैं इनके एग्स, इनको अगर अपन हाई टेम्परेचर दें तो भी यह नष्ट नहीं होते हैं, तो भी ये बीजाणु नष्ट नहीं होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया कि इनमें टेम्परेचर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता या एंटी रेजिस्टेंस, एंटी रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है इस टेम्परेचर के प्रति। यानी कि जो बैक्टीरिया
अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्स या एग्स बनाएंगे। अगर उन स्पोर्स को अपन अधिक टेम्परेचर देके मारना भी चाहें, नष्ट करना भी चाहें, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता ताप के प्रति, जिसे अपन बोलते हैं एंटी रेजिस्टेंस, विकसित हो जाता है। जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने स्टेरिलाइजेशन की तकनीक का भी विकास किया था। स्टेरिलाइजेशन, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना में बोलते हैं स्टेरिलाइज कर दो, सैनिटाइज कर दो। तो वो स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन का मतलब एक ही है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस पे बहुत सारे भी बैक्टीरिया वायरस चिपके हुए हैं, तो अगर इस मार्कर को मैं अधिक टेम्परेचर पर उबलते हुए पानी में कुछ टाइम के लिए उबाल दूं तो इसके सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे। तो उसी टेक्निक का इन वैज्ञानिक ने विकास किया था, जिसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और इस तकनीक का विकास आजकल लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में और हॉस्पिटल्स में किया जाता है मोस्टली, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में जो फर्श होते हैं, दीवारें होती है, विभिन्न काम आने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सीजर है, फोर्सेप है, उनको रोगाणु रहित बनाने के लिए उनको थोड़े टाइम के लिए गर्म पानी में उबाला जाता है, ताकि जो उनके ऊपर लगे हुए जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस, वो मर जाएं। यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्टेरिलाइजेशन। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछे कि सर्वप्रथम स्टेरिलाइजेशन की तकनीकी खोज किसने की थी? तो जॉन टिंडल। इनके इस टेक्निक के विकास के कारण ही इस टेक्निक को आजकल मैं बता रहा हूँ कि लैब में भी यूज में लेते हैं अपन। जैसे आपका ब्लड टेस्ट करवाया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें मैंने इथाइल अल्कोहल से आपकी फिंगर को साफ किया था पहले, फिर ब्लड निकाला था। तो वहाँ पे उस साफ करने का क्या मतलब था? क्योंकि अपनी स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस है जो ब्लड निकालते टाइम अपनी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए उनको रिमूव करने के लिए आपकी अंगुली को सैनिटाइज किया मैंने अल्कोहल से, या स्टेरिलाइज किया, बात एक ही। क्लियर है? तो ये थे लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट और जॉन टिंडल के एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने ही स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारा है। ठीक है, तो जॉन टिंडल का मैंने बता दिया है कि इन्होंने जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एंटी रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया के एग्स को अपन हाई टेम्परेचर पर दें तो मरते नहीं हैं, एंटी रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद।